Here he goes again. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज। आज हम बात करेंगे सबसे पहले क्रिकेट की, और क्रिकेट में बात करेंगे पाकिस्तान का दौरा है बांग्लादेश, और उसमें हमने देखा है कि टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। बड़ा अच्छा लगा देख करके इमामुल हक की वापसी हुई, बिलाल आसिफ भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। बहुत से लड़के नज़र आए जो हमें लगता है कि पाकिस्तान के लिए टेस्ट फ्यूचर की जब बात करें तो ब्राइट कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। पहले भी बात हुई थी कि स्टुअर्ट की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, उसको हमें कंसिडर करना चाहिए। पाकिस्तान का जो शेयर है इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑलरेडी कम है, तो अगर आपको टूर्स मिलते हैं तो यू बेटर सेलिब्रेट क्रिकेट इंस्टेड ऑफ बीइंग वेरी स्केप्टिकल। तो इस पर हम डेफिनेटली आज बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे वुमेंस की वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की। पाकिस्तान की जो वुमेंस टीम है वो जिम्बाब्वे रवाना हुई है और उन्होंने हिस्सा लेना है। जब हम बात करते हैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, 21 नवंबर को उनका पहला मैच होगा बांग्लादेश के खिलाफ, और डेफिनेटली भी सबसीक्वेंटली आगे स्केड्यूल चलेगा और हम देखेंगे कि पाकिस्तान होपफुली इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। इसके बाद हम शो के आखिरी हिस्से में बात करेंगे फुटबॉल की जब बात करेंगे तो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स पर बात करेंगे। बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा। अगर आप पोर्चुगल को सपोर्ट कर रहे थे, आपने देखा सर्बिया ने उनको हराया, इंग्लैंड कंप्लीटली डोमिनेट करती रही, और बहुत से और भी मैचेस हैं जिनको हम देखने की कोशिश करेंगे और उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में सबसे पहले मौजूद हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक कप्तान भी रही हैं और आजकल वैसे भी बड़े बाउंसर्स वगैरह मार रही होती हैं, सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अहमद, कैसे हो आप? मैं ठीक हो? ठीक हूँ, आप बताएं। अल्लाह का करम। और इनके साथ मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट, आजकल ट्विटर पे ही इज़ ऑलवेज एनिमेटेड देयर, लेकिन आजकल भी बहुत ज़्यादा हैं, हसन चीमा। अस्सलाम वालेकुम हसन, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, ऑल गुड मैन। गुड टू हैव यू एज वेल। सना, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेस्ट स्क्वाड की। मेरी और आपकी कल भी ये बात हो रही थी कि आपको इंटरनेशनल क्रिकेट को इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है, चाहे वो जिसके खिलाफ भी हो, और ख़ास तौर पे अगर हम टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान का शेयर देखें तो बहुत कम होता है। एंड जैसा आपने भी कहा था कि बांग्लादेश में आपको एक क्वालिटी ऑपोजिशन कंसिडर करना पड़ेगा, तो कैसे देख रही हैं आप इस टेस्ट मैच को? बिल्कुल, कुछ सवाल ज़रूर है मेरे दिमाग में, जैसे शान मसूद नहीं है इस टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा, और अब्दुल्ला शफीक विदाउट कोई मैच खेले उनको ड्रॉप कर दिया गया। तो ऑब्वियसली थोड़ी सी वो चीज़ें हैं कि हमारा फ्यूचर कहाँ पे देख रहे हैं हम कितनी कंसिस्टेंट सिलेक्शन करेंगे। ऑफ कोर्स अगर अब इनको सिलेक्ट किया गया तो इसका ये मतलब है कि इनको आगे फ्यूचर का हिस्सा रखा जाएगा। सो आई होप फिर कंसिस्टेंट सिलेक्शन रहे, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि बांग्लादेश के अगेंस्ट कुछ लोगों को चांस मिले और फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कुछ लोगों को, और फिर आप उनकी परफॉर्मेंसेस कंपेयर करो। तो ये बड़ा ज़रूरी होगा कि दोनों सही सेम जो ऑपोजिशन है उनके अगेंस्ट देख के प्लेयर्स को आपस में कंपेयर किया जाए। डेफिनेटली। हसन, आप भी थोड़ा सा सरप्राइज ने जो एक्सक्लूजन्स हमने देखे, यानी जो कुछ लोग टीम का हिस्सा नहीं है, जैसे सना मेंशन कर रही हैं कि शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक जो हैं उनको इस स्क्वाड में ना रखना एक थोड़ा सा ज़रा तनकीद की निगाह से देखा जा रहा है। आई डोंट नो, मैंने तो कल जो देखा था, आई थॉट अब्दुल्ला वाज इन द स्क्वाड। इज ही नॉट इन द स्क्वाड? Well, I think he's in the squad. अच्छा, Well, let's talk about शान मसूद फिर हम दोनों का अलग अलग स्क्वाड्स देखे हैं फिर लगता है। नहीं, बिकॉज मैंने जो देखा था तो वही यही बात थी, दहानी वगैरह। लाइक अगर जो अब्दुल्ला वाली बात सना कर रही थी, आई थिंक अब्दुल्ला माइट बी इन द स्क्वाड, बट द सेम अप्लाइज टू धानी एज वेल। कि अगर आप एक बंदे को, आई डोंट नो उसका पहला टूर कब था, बट लाइक वेस्ट इंडीज, तो मुझे याद है कि राइट आफ्टर द पीएसएल वेस्ट आपकी स्क्रीन्स पर है, और बिल्कुल बाबर आजम के बाद हमें अब्दुल्ला शफीक नजर आ रहे हैं। अच्छा, अगर फिर मैं गलत नहीं हूं तो हाँ। 1 पॉइंट टू हसन चीमा। लेकिन अब हम शान मसूद की बात कर लेते हैं। हाँ, तो शान की जहां तक बात है, आई फील लाइक कि पाकिस्तान में थोड़े से दोहरे स्टैंडर्ड्स होते हैं प्लेयर्स के ऊपर। कई प्लेयर्स को ज्यादा लंबा रन दिया जाता है, ज्यादा कंसिस्टेंसी दी जाती है, कईयों को नहीं दी जाती। तो शान वो जो लैटर कैटेगरी है उसमें आते हैं आमतौर पर। अगर यही शान मसूद का जो पिछले, अगर आप कह रहे हैं पिछले 3-4 साल गुजरे हैं, वो अगर उनके गुजरे होते एट द एज ऑफ 23, 24, 25, मतलब वो एक यंगस्टर होते, तो हम एक्सेप्ट कर लेते। हमारे दिमाग में यही रहता है कि जो यंगस्टर है उसको गलती, बल्कि पीसीबी के दिमाग में यह रहता है यंगस्टर जो है उसको गलती करने की इजाजत हो। हालांकि अब हम देख रहे हैं, यू लुक एट पूरा आपने वर्ल्ड T20 देखा, अराउंड द वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट देखते हैं, आपकी अपनी टेस्ट टीम में यूनुस खान, मिसबाह 40 साल की उम्र तक खेले थे। तो शान मसूद के उस स्टैंडर्ड के हिसाब से शान एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि हमेशा उस फिटनेस में ऊपर है। मुझे याद है जब
2014, 15, 16 में आपके जितने भी यो टेस्ट होते थे, 2 प्लेयर थे, शान मसूद और फवाद आलम, जो हर आपके फिटनेस टेस्ट, सॉरी 3 बंदे, तीसरा मोहम्मद रिजवान, ये तीनों हर दफा टॉप करते थे। और फवाद और रिजवान को हमने देखा है कि जो मेहनती खिलाड़ी होते हैं, जो अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं, जो जिसका फोकस और जिसकी प्रायोरिटी उसकी क्रिकेट होती है, वो इवेंचुअली उसकी मेहनत का सिला उसको मिल जाता है। तो आई फील लाइक शान को भी उन स्टैंडर्ड्स पे जज करना चाहिए। अगर शान की फिटनेस या शान की सीरियसनेस जो है उसके ऊपर थोड़ा कोई शक को शुबा हो जाए, फिर आप उसको इस तरह ट्रीट कर सकते हैं। बट आई डोंट फील लाइक के एंड दिस इज समवन जिसने पाकिस्तान में सेंचुरियां मारी, इंग्लैंड में लास्ट ईयर सेंचुरी मारी, उसके बाद एक बुरी उसकी सीरीज गई न्यूजीलैंड वाली, एंड ही हैजंट प्लेड सिंस देन। एंड द फैक्ट कि आपके टॉप 6 में फवाद इज द ओनली लेफ्ट हैंडर, आप शायद साउथ शकील आ जाए, बट बाकी सब राइट हैंडर्स हैं। जो कई दफा आपने देखा इवन केशव महाराज के खिलाफ भी आपको इशू हो रहा था, बिकॉज लेफ्ट आर्म स्पिनर्स कई दफा, इवन हम T20 में मैचेस वगैरह की बात करते रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में भी मैटर करता है। अगर आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन हो, सन्ना नोज दिस, कि आप लंबी क्रिकेट भी खेल रहे हो, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन आपको फायदा ही देता है। एंड शान, अभी अगर शान का इमाम के साथ मुकाबला है तो आप कह सकते हैं कि इमाम का बहुत अच्छा सीजन गया है अभी तक, और उनको मौका आगे मिल सकता है। बट अभी तक ऑन द इंटरनेशनल स्टेज रेड बॉल क्रिकेट में शान ने बहुत आउट परफॉर्म किया है इमाम को। तो आई फील लाइक कि हम थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हैं। और अब्दुल्ला का भी अभी आपको एट सम पॉइंट एक डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने मेरी नजर में इमाम की आप बात करें, जिस मर्जी की बात करें, आई फील लाइक अब्दुल्ला शुड स्टार्ट ये जो आपके बांग्लादेश में टेस्ट सीरीज है। बिकॉज अगर वो नहीं खेल रहा, आप कितना सीख सकते हैं नेट्स में खेल के या वार्म अप गेम्स खेल के। ठीक है, आपके बेहतरीन जो पाकिस्तान के बेहतरीन कोचेज हैं वो आपके साथ है, पाकिस्तान के बेहतरीन प्लेयर्स आपके साथ हैं, उन सबसे आप सीख रहे हो। बट जब तक आप कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आपकी गेम डेवलप नहीं होगी। अब अब्दुल्ला को आपने साल ऑलमोस्ट टीम के साथ रखा है, अब पॉइंट आ गया है कि ही नीड्स टू बी गिवन दैट अपॉर्चुनिटी। आई फील लाइक कि अगर आप बांग्लादेश सीरीज में जा रहे हैं, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रिगार्डलेस ऑफ इमाम की जो फॉर्म लगी है, दैट शुड बी कि अब्दुल्ला आबिद के साथ ओपन करें। बिल्कुल सना, एज ए प्लेयर फिर हाउ डू यू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शान मसूद को ये पता है कि वो पाकिस्तान के T20 फॉर्मेट का तो हिस्सा नहीं है, वाइट बॉल क्रिकेट में उनकी जगह नहीं बनती या नहीं उन कॉम्बिनेशंस में नहीं है जो टीम सोचती है। तो फिर एक लड़का जो अपने आप को टेस्ट क्रिकेट के लिए प्रायोरिटाइज कर रहा है, उसको सीरियस भी लेता है, जैसे हसन ने कहा, फिटनेस भी प्रूव करता है, रन्स भी करता है, रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो फिर वो अपने फ्यूचर को कैसे देखेगा इसके बाद? बड़ा मुश्किल है, खाली टेस्ट स्क्वाड से ही उनका ड्रॉप होना नहीं, बल्कि T20 में भी बहुत अच्छी वो उनकी अब आहिस्ता आहिस्ता स्ट्राइक रेट्स भी बेहतर होते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सिर्फ पाकिस्तान के प्लेयर्स को एक आसरा ज़रूर है कि सिलेक्शन कमेटी परमानेंट नहीं रहती, तो उनके ऊपर अगर कोई टैग लगा भी दे, फिर भी लड़कों की क्रिकेट में ख़ास तौर पे इतनी गुंजाइश मौजूद है कि वो डिफरेंट लीग्स खेल के, डिफरेंट फॉर्मेट्स खेल के कहीं ना कहीं से वापस आ सकते हैं। वुमेंस क्रिकेट में ऑब्वियसली ये भी चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो अच्छी बात यह कि बस ये कि सिलेक्शन कमेटी ऑब्वियसली 100% एक नहीं रहती, तो प्लेयर्स के दिमाग में ये ज़रूर होता है कि आई कैन, प्लेयर्स को, हाँ, बिकॉज यही होप है बिकॉज कोई स्ट्रक्चर अभी भी, इवन तो पाकिस्तान की टीम ने बहुत ज़बरदस्त किया है, जो लास्ट मिनट चेंजेस थी वो बहुत अच्छी हैं, पर सिलेक्शन की अभी भी प्रोसेस कोई डिफाइंड नहीं है। तो उस ना डिफाइन होने की वजह से प्लेयर्स के पास एक उम्मीद होती है कि आज अगर मेरे पे टैग लग भी गया तो कल मैं उसको उतार सकता हूँ, क्योंकि किसी प्रोसेस के थ्रू तो टैग लगता नहीं है, एक सीजन के ऊपर 4 मैचेस के ऊपर आपके ऊपर टैग लग जाता है। तो आई थिंक ये होप ज़रूर होगी शान मसूद के पास। अदरवाइज हमने देखा है उन्होंने अपनी गेम को भी बहुत इंप्रूव किया है, फिटनेस उनकी है ही बहुत अच्छी, तो होपफुली उनको ज़रूर देखेंगे हम। बिल्कुल, ही इज़ अ फाइटर और डेफिनेटली उनका कमबैक हम देख सकते हैं। बट हसन, क्योंकि आप बात कर रहे थे टीम के साथ रखने की और फिर कि आप ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट से कितना नेट्स में कितना सीख लेंगे, तो अभी हमने रिसेंटली भी मिसाल देखी जहाँ पे कामरान गुलाम को पाकिस्तान शाहीन्स के साथ टूर कराकर मैच नहीं दिया गया। तो ये चीज़ें तो हम अपने डोमेस्टिक टॉप परफॉर्मर्स के साथ पहले भी करते आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर बदला है लेकिन सोच अभी तक वही है। हाँ, क्योंकि एक कंजर्वेटिज्म होता है। क्योंकि हम अगर बात करें, आई रिमेम्बर राहुल द्रविड़ का भी इंटरव्यू आया था 3-4 महीने पहले ESPN के साथ, तो उन्होंने कहा था कि जब मैं एक टीम को टूर पे लेकर जाता हूं तो हर खिलाड़ी को बड़ा क्लियरली बताया जाता है कि उसको कम से कम 1-2 अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जितने का भी स्क्वाड आप खेले बगैर वापस नहीं आओगे। बिकॉज उसका पॉइंट ये था कि अगर आप अगर इंडिया ए तक आ रहे हो या पाकिस्तान शाहीन्स तक आ रहे हो, तो आप कोई बहुत अच्छा सीजन खेल के ही आए होगे ना। तो अगर वहां पे आके आपको वहां पे अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो फिर दोबारा जब अगले सीजन में जाओगे तो फिर यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्वायर वन, आपको दोबारा से जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपकी वो जो सारी जो आपकी मेहनत थी, जो आपकी परफॉर्मेंस थी, उसका आपको सिला नहीं मिल रहा।
तो पाकिस्तान की अगर बात करें, कामरान गुलाम ने ऑल टाइम कायदम ट्रॉफी के मोस्ट रन का रिकॉर्ड बनाया था, और उसके बाद टेस्ट क्रिकेट छोड़े या पाकिस्तान शाहीन्स छोड़े, उनको उस तरह से मौके नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। अब एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि ही इज पार्ट ऑफ द पाकिस्तान बांग्लादेश वाले टूर पे, बट आई डोंट नो कि यहाँ पे भी उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा मौका, क्योंकि हमारा मसला ये है कि हम प्लेयर डेवलपमेंट या टीम की डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच रहे होते, हमारा होता है रिजल्ट निकालना, प्रोसेस पे हम कभी फोकस नहीं करते, रिजल्ट पे हम जज करते हैं। तो अगर आपकी अंडर 19 टीम का कोच है, अगर आपके पाकिस्तान शाहीन्स का कोच है, नेशनल टीम का कोच है, हम हर केस में प्लेयर की जो है डेवलपमेंट की बात नहीं करते, हम कहते हैं कि जी एंड में कितने मैच जीतने कितने मैच हारे। आप जितनी भी रिपोर्ट्स देखेंगे, आप जितने भी अखबारों में देखेंगे, जितना टीवी पे देखेंगे, बात ये आएगी कि जी इतने मैच जीते इतने मैच हारे। और आपके सामने अब सबसे वाज़ेह एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया की, अभी वो वर्ल्ड T20 जीते, उससे पिछली जो उनकी 2 सीरीज थी, वेस्ट इंडीज जाके वेस्ट इंडीज से हारे, बांग्लादेश जाके बांग्लादेश से बुरी तरह हारे, लेकिन उनकी फर्स्ट 11 नहीं खेल रही थी, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट खिलाड़ियों को ट्राई किया, बेन कटिंग खेले और खिलाड़ी खेले, मुख्तलिफ खिलाड़ियों को मौके दिए। एंड में क्या हुआ, उन 2 सीरीज के थ्रू मिचेल मार्श जो है उनकी टीम में एक जगह बना सके जो उनकी मेन 11 थी। और अब कोई सवाल पूछे कि उन 2 सीरीज का क्या फायदा था, तो ये सेमीफाइनल फाइनल उसको दिखा दें कि जी मिचेल मार्श, इससे ज्यादा आपको क्या फायदा चाहिए। तो दैट इज द थिंग जो हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि आपकी पाकिस्तान शाहीन अभी श्रीलंका गई हुई है और श्रीलंका की ए टीम को बुरी तरह मार रही है, लेकिन उसका क्या फायदा हो रहा है, क्या उसमें जो प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट वो पूरी हो रही है, दोज आर द सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो कि आपको सीखनी पड़ेंगी कि आपको प्लेयर डेवलपमेंट आपकी और आपकी डोमेस्टिक टीम में, चलो ठीक है आप डिफरेंट चीजों से जज कर सकते हैं, पाकिस्तान के जो अम्ब्रेला के अंडर जो चीज आती है उनको आप इस तरह नहीं जज कर सकते। और इसमें मैं ऐड जी करना चाहूँगी, हम बाद में बात करेंगे भी पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट के ऊपर भी, हमारे पास लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट कहीं पे भी नहीं होती। मेंस क्रिकेट में भी हम नहीं करते लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट, वुमेंस क्रिकेट में भी नहीं करते। सोचा भी नहीं कभी हमने। और जो बात ये शाहीन की कर रहे हैं, अभी इसी साल के शुरू में एक टूर हुआ था पाकिस्तान वुमेन का, जब बांग्लादेश ये लोग गए, वेस्ट इंडीज़ गए थे, उधर ए टीम में सारे सीनियर प्लेयर्स को इन्होंने खिला के ए टीम से मैचेस जीत लिए। आज वही सीनियर प्लेयर क्वालिफायर से भी बाहर निकाल दिए। सो ये जो है ना, सोच के समझ ही नहीं आती कि आप किस रुख लेके जा रहे हैं टीम को। तो ये बड़ा ज़रूरी है जो इन्होंने बात की है कि लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट्स हों, और एज फैक्टर को इतना ज़्यादा, आज वार्नर को देखें, एरन फिंच ने कहा अपने कोच को, जस्टिन लैंगर को, भाई इसको मैं संभालूंगा, इससे मैं परफॉर्म करा लूँगा, इसको तुम भूल जाओ। और शुरू के मैचेस में वो लगा, श्रीलंका में उनका कैच ड्रॉप हुआ, वहाँ से उनकी फॉर्म वापस आई। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम देखें कि लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट अगर नहीं है और सीनियर के पास एक्सपीरियंस है, वो फिट है, उनकी फिटनेस है, तो आप उनको ज़रूर बैक करें। बिल्कुल। बाउंसर मारूं? नहीं। अजहर अली तकरीबन 90 टेस्ट उनके हो जाएंगे, अगर वो खेलते हैं डेफिनेटली खेलेंगे। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी उनकी सर्विसेज हैं, हम हमेशा सहराते हैं उनको और अप्रिशिएट भी करते हैं। जब हम बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी जो हम इंडिया से जीते, उसमें भी उनका बड़ा एक इंपॉर्टेंट किरदार था एज एन ओपनर। पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब आप इतने बड़े स्टैचर के बैट्समैन होते हैं, द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन राइट नाउ इन द पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड, तो फिर आपको उभर कर एक स्टेटमेंट देनी चाहिए जो कि फ्रैंकली स्पीकिंग उस तरह से नहीं आई अजहर अली की तरफ से। यानी जो यूनस करते थे, डबल हंड्रेड्स हम देखते थे, ये देखते थे, वो आपको लगता है कि नहीं आ पा रही है अजहर अली से वो क्वालिटी? देखिए, इसके पीछे भी एक और रीज़न ज़रूर है। मैं कोई डिफेंस नहीं कर रही, ऑफ कोर्स आपको एज ए सीनियर प्लेयर अगर आप मैच नहीं जिता रहे तो ऑब्वियसली फिर हर कोच, हर कप्तान ये चाहेगा कि उसकी जगह कोई यंगस्टर आके खेले, अगर वो सीनियर प्लेयर मैच नहीं जिता रहा। ये एक माइंडसेट होता है, हर कप्तान का होता है, मेरा भी माइंडसेट था। पर अजहर अली का ये है कि अब आप देखें, जिस वक्त यूनुस खान खेलते थे, मिसबा उल हक खेलते थे, आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बड़ा फ़र्क था, और डोमेस्टिक में आप हर तरह की क्रिकेट खेल सकते थे। आज जो आपके टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा है और जो पाकिस्तान के लिए डोमेस्टिक इंटरनेशनल में वनडे और T20 में नहीं फोकस में, तो उसको उस डोमेस्टिक से भी निकाल दिया जाता है। तो एक प्लेयर जब वो इंटरनेशनल पे वापस आता है और 10 स्लिपें लगी, 5 स्लिप्स लगी होती हैं और वो स्विंग बॉल को खेल रहा होता है, इतना आसान नहीं होता जब आप सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, और डोमेस्टिक में भी वो फॉर्मेट थोड़ा कम है। तो ये ज़रूर होगा कि उनको कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैक्सिमम मैचेस खेलने चाहिए। फिर वही मसला आता है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के कंपटीशन का फ़र्क आ जाता है, लेकिन ऑब्वियसली ईजी नहीं है, पर उनको ही विल हैव टू फाइंड अ वे अराउंड इट, क्योंकि जो बात है एंड पे, एट द एंड आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, पर जो बैकग्राउंड है उसमें ऑब्वियसली क्रिकेट की कमी ज़रूर महसूस होती होगी उनको। हसन, आप इस पे क्या ऐड करना चाहेंगे? अजहर अली ऑब्वियसली, जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी बहुत सी परफॉर्मेंसेस दी हैं, बड़ा परफॉर्म किया, लेकिन अगर हम बात करते हैं एक सीनियर कैंपेनर जब लीड लेता है
जब वो स्कोर करना शुरू करता है, मैच जिताता है सिंगल हैंडेडली, वो इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ योर बैटिंग लाइनअप। तो वो चीज़ अजहर अली में हम क्यों नहीं देख पा रहे अब? देखिए, तो कई चीजें हैं। पहले तो आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि अजहर उस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ ग्रेट प्लेयर एंड अ वेरी गुड प्लेयर। क्या आप जब यूनुस की बात करें, जावेद मियां की बात करें, इंजमाम की बात करें, दे वर ग्रेट प्लेयर्स जब 50 प्लस की एवरेज वाले जो प्लेयर्स होते हैं। अजहर का जो अपना रोल रहा है, अजहर का क्या रोल रहा है, ओपन कर रहे हैं, 3 पे खेल रहे हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बॉल्स खेलते हैं, लंबी इनिंग्स खेलते हैं, आगे जो 4-5-6 का बैट्समैन है तो उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले, उसको पुरानी बॉल मिले ताकि वो परफॉर्म कर सके। राइट, दैट वाज जब यूनुस, मिसबाह, असद परफॉर्म कर रहे थे। हमेशा जब से उनसे बात होती थी, यूनुस टू एक्सटेंट, बट मिसबाह और असद हमेशा अजहर की बात करते थे कि अजहर हेल्प्स देम प्ले दोज इनिंग्स। आप बात कर रहे हैं कि अजहर मैचेस नहीं जितवा रहे, अजहर के नीचे जो आ रहे हैं बाबर, रिजवान, फवाद, फहीम, इन चारों की आप परफॉर्मेंसेस देखें ओवर द पास्ट 12-18 मंथ्स, तो वो आपके सामने हैं। और उन सब में भी अजहर की परफॉर्मेंसेस का बड़ा रोल है। और अजहर की भी बात करें तो ये है कि अगर इंग्लैंड सीरीज थी, इंग्लैंड में उन्होंने एक हिस्टोरिक सेंचुरी मारी जिसमें ब्रायन लारा ने भी तारीफ की, ड्रॉ किया न्यूजीलैंड में उनकी एक दो अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। उसके बाद होम सीजन तो आपका हार्डली हुआ है। आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि जब आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान में आपका नैरेटिव कभी भी पूरा उस तरह से नहीं बन सकता, क्योंकि आप साल में कोई 5-6 तो टेस्ट खेलते हैं। तो आप अगर यासिर शाह की जी यासिर शाह खत्म हो गया या अजहर अली खत्म हो गया, आपको ये जज करना पड़ेगा कि आपके वो खिलाड़ी खेलते ही कितना है। अगर वो 2 सालों में 10 मैच खेला है, 10 मैचों में उसकी 2 अच्छी परफॉर्मेंसेस, 2 बड़ी परफॉर्मेंसेस हैं, दैट इज एन एक्सेप्टेबल सॉर्ट ऑफ फॉर्म। लेकिन अगर आपने 2 साल, मैं अभी बांग्लादेश सीरीज से पहले अजहर के नंबर्स निकालूंगा, बट एज फार एज आई एम अवेयर तो इवन पिछले दरमियान में जब मिसबाह और यूनुस गए थे, उसके बाद साल 2 अजहर और असद दोनों ने काफी स्ट्रगल किया था। असद इवेंचुअली टीम से बाहर हो गए थे, बट अजहर का ओवर द पास्ट 18 मंथ्स टू 2 इयर्स आई फील लाइक अच्छी परफॉर्मेंस रही है। इफ यू टेक अ ब्रेक तो आई कैन pull out the numbers for that, but I don't see and feel like कोई इतना बड़ा इशू है। एंड देन यू हैव टू कंसीडर द फैक्ट कि अगर आप इस टीम की बात करें, ठीक है अभी तक ही बहुत डोमेस्टिक लेवल पे एक्सपीरियंस है, शान मसूद नहीं खेल रहा या हुएवर खेल रहा है, मोहम्मद रिजवान डोमेस्टिक लेवल पे बड़ा एक्सपीरियंस है, दुनिया में उसने अपना नाम बना लिया ओवर द पास्ट 12 मंथ। लेकिन बाबर, रिजवान, इवन फवाद जिनका इतना बड़ा रिकॉर्ड है, फहीम, आबिद, हुएवर दी अदर ओपनर्स, इमाम हो, अब्दुल्ला हो, जो मर्जी हो, इन सब में से किसी के भी मेरा ख्याल 3,000 या 3,500 टेस्ट के रन होंगे। इनका टेस्ट लेवल पे उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उनको खिलाने में, उनको समझाने में, डिफरेंट कंडीशंस में जाके किस तरह से अडेप्ट करना है, अजहर का बहुत रोल है उन चीजों में। जी, आप ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री तो करता हूँ कि जहाँ आप कह रहे हैं कि उनका रोल डिफरेंट था, बट फिर हसन हम अपने स्ट्रक्चर्स पर वापस आ जाते हैं कि फिर जब आपको पता है कि आपके 2 स्टॉलवर्ड्स जिन्होंने मिडिल ऑर्डर संभाला हुआ है उन्होंने चले जाना है कुछ अर्से बाद, ये वो इतनी अरसा क्रिकेट खेलेंगे, फिर आप एक जो आपका एक सॉलिड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो सकता है उसको आप एज एन ओपनर क्यों सैक्रिफाइस करना चाहेंगे, या फिर उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं। और फिर अगर फिलहाल करंट नंबर्स की बात कर लें तो 42 प्लस की उनकी एवरेज है, इंटरनेशनल पे तकरीबन अबव 30s वो हैं, अंडर 40s हैं डोमेस्टिक में भी फिलहाल करंटली जो स्टार्ट आता है, जो भी किसी भी एमेचर के लिए जो स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं। आई अंडरस्टैंड पाकिस्तान ज़्यादा शेयर ऑफ टेस्ट मैचेस नहीं खेल रहा, बट मेरा सवाल अभी भी वही है कि जब आप इस कैलिबर के प्लेयर हो, जब आप पाकिस्तान के टेस्ट टीम के कप्तान भी रहे हो, तो आपके अंदर इतनी मोरल अथॉरिटी तो होगी कि आप बात करो, अपनी मर्जी का नंबर मांगो, उस पर खेलो और परफॉर्म करके अपना करियर जो अब ट्वाइलाइट की तरफ जाएगा उसको अच्छे तरीके से एंड करो। 6,000 से ज़्यादा तो रन हैं आपके टेस्ट क्रिकेट में। आई थिंक अब अजहर के पास ऐसा मौका ज़रूर होगा, क्योंकि अब की मैनेजमेंट में थोड़ी सी ये फ़र्क है कि प्लेयर्स भी आके बात कर सकते हैं और अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। पिछली मैनेजमेंट में जो ओवरऑल एक तरीक़ेकार था वो ये था कि जो ऑर्डर मिल गया उसके ऊपर आपने काम करना है। तो आई थिंक होपफुली with this new management, Ramiz Raja at the top, with selectors having a more broader vision, थोड़ा सा दिमाग खुलेगा कि वो भी आके अगर अपनी बात कर सकें। आई थिंक अजहर अली को खुद जाना चाहिए विद दिस न्यू मैनेजमेंट और उनसे जाके बात करेंगे दिस इज़ हाउ इट हैपन्स, और अगर टीम को उससे फ़ायदा हो सकता है और टीम उसके इर्द गिर्द खेल सकती है तो वाई नॉट, क्यों ना हम उस प्लेयर की भी मैक्सिमम पोटेंशियल को यूटिलाइज़ करें। क्योंकि जैसे हसन ने कहा कि ठीक है अजहर बहुत मेहनती प्लेयर है, ही इज़ वेरी टैलेंटेड, वेरी हार्ड वर्किंग, पर जो टैलेंट है, जो ग्रेटनेस है, वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको थोड़ी सी असिस्टेंस चाहिए होगी, और शायद यही वो असिस्टेंस है जो उनका अपना नंबर है, क्योंकि हर बंदा इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे आप ऑब्वियसली सैक्रिफाइसिंग विकेट उनको ना देखें, या अगर उनसे ना एक्सपेक्ट करें कि भाई वो आपके ओपनर्स आउट हो जाएंगे तो वो बचाएंगे आपको नई बॉल से। मेरे ख्याल से हम बात फिर वही करेंगे
कि ऑल थ्री ऑफ अस एग्री कि ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, पोटेंशियल है, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया है, कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज हसन ने हाईलाइट कराई, तो ही स्टिल हैज़ दैट इन हिम कि वो पाकिस्तान के लिए वो नाम बन सकते हैं जो हम चाहते हैं कि अजहर अली उभर कर सामने आए और बने। इसके अलावा सना हमें पता है कि वुमेंस टीम क्वालिफायर्स खेलने जिम्बाब्वे में जा रही है या चली गई है, जैसा भी आप इसको पुट करें। मैं इसको आपके साथ रिलेट इस तरह से करना चाहूँगा, आपने बीच में भी एक बात की थी कि आपने सीनियर प्लेयर्स को भी निकाल दिया, अभी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी हमें थ्रैशिंग मिली जी। तो इज़ इट बैक टू स्क्वायर वन ऑल ओवर अगेन फॉर द टीम, या ये चीज़ें बदलेंगी अभी दोबारा से? आई डोंट नो अब कितना वुमेन क्रिकेट के ऊपर फोकस है और किस तरीके से इसको लेके चलेंगे। मेरे लिए नाहिदा खान का ना होना टीम में, आप वर्ल्ड कप 4 साल बाद आता है, वनडे वर्ल्ड कप, आप 3 साल एक सीनियर प्लेयर को खिलाते हैं, उसको ओपन कराते हैं, वो परफॉर्म करता है नहीं करता, जो भी उसकी परफॉर्मेंसेज में होता है, आप एन क्वालिफायर से पहले उनको ड्रॉप कर देते हैं, जबकि उन्होंने वनडे डोमेस्टिक में सबसे ज़्यादा रन्स किए होते क्या हैं। रीज़न होगा आपके ख्याल? ये मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि डोमेस्टिक T20 में उनसे रन नहीं हुए। अब अगर T20 की परफॉर्मेंस में आपने एक वनडे प्लेयर को बाहर किया, खैर इस सिलेक्शन की मुझे पहले भी कमी समझ आ रही थी, बट फिर यही हुआ, फिर इन्हीं प्लेयर्स को आप लेके गए वेस्ट इंडीज़, वहाँ पाकिस्तान ए में खिलाया। अब ए में अगर आपने खिलाना है तो आपने खिलाना है अपने जूनियर प्लेयर्स को। आयशा नसीम ने वहाँ पे परफॉर्म किया, आज वो भी टीम का हिस्सा नहीं है, नाहिदा खान भी टीम का हिस्सा नहीं है। आपने 3 मैचेस अभी वेस्ट इंडीज़ से आराम से हार दिए, तो होपफुली सिर्फ 3 टीमों ने क्वालिफाई करना है और उसमें बड़े नाम तो बड़े नाम जो है पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ ही है। बांग्लादेश की बैटिंग अभी भी स्ट्रगल कर रही है वुमेन्स क्रिकेट में, पर ऑन अ गुड डे कुछ भी हो सकता है। होपफुली इस क्वालिफायर्स में तो आपको इशू नहीं होना चाहिए, आपको क्वालिफाई करना चाहिए, पर वर्ल्ड कप के लिए तैयारी मुझे बड़ी वीक नज़र आती है। होपफुली बिस्मा भी तब तक वापस आ जाएंगी, थोड़ा सा एक उसकी वजह से आपके पास एक ऐड हो जाएगा, पर वुमेन्स क्रिकेट को जिस स्पीड से हम एक टाइम पे देख रहे थे इम्प्रूव करता, वो वहाँ पे नहीं है। हसन, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे सना बात कह रही कि अब फोकस क्या होगा, हमें पता है कि रमीज़ राजा ने भी एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया जहाँ पे वो कह रहे थे कि शायद हम वुमेन्स PSL की तरफ भी जाएं, बट ये सारी बातें तो डेफिनेटली चलती रहेंगी एंड टाइम विल टेल, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज कैसा देख रहे हैं आप वुमेन्स क्रिकेट को अभी तक? आई थिंक उससे पहले बिफोर आई टॉक अबाउट वुमेन्स क्रिकेट, अभी मैंने नंबर्स निकाली तो अजहर ने सिंस द स्टार्ट ऑफ जनवरी 2020 से बेसिकली पिछले 2 सालों में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन अजहर ने किए हैं। सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ 100 है, उनसे ज्यादा सिर्फ फवाद के 100 है। तो वही जो मैं पहले बात कर रहा था, चूंकि हम टेस्ट क्रिकेट इतनी खेलते थे, हमें याद नहीं रहता कि इवन पिछले 2 सालों में खिलाड़ियों ने क्या किया। एज फार एज द वुमेन्स गेम इज कंसर्न, जो रमीज की बात है, रमीज के आई थिंक कि जब से वो चेयरमैन बने, इवन बिफोर ही वाज चेयरमैन, उनका मेरे नजरिए में तो एक बड़ा सिंपल सा रहता है कि आधी चीजों से बहुत स्ट्रांगली एग्री करता हूँ, आधी चीजों से बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ। तो वुमेन्स PSL वाली जो बात है उससे मैं बहुत स्ट्रांगली एग्री करता हूँ, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि जी आप खेलेंगे तो आपके जो T20 या इवन वनडे क्रिकेट के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ऊपर होंगे। सना नोज दिस। पाकिस्तान का जो इशू रहता है पाकिस्तान वुमेन्स टीम का व्हाइट बॉल क्रिकेट में, वो ये भी है कि पाकिस्तान की बिग हिटिंग में वहां पे एक फर्क आ जाता है। हमने अभी वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में देखा, जब आप न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले, मैं बिग 3 की तो बात नहीं करूंगा, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने ज्यादा है, बट इवन अगर आप साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की भी बात करें, जो फर्क पाकिस्तान में कई दफा आता है वो उनकी बिग हिटिंग का नंबर 1 आता है, जो कि आपकी जितनी ज्यादा आप T20 खेलेंगे, जितनी ज्यादा आप प्रोफेशनल T20 खेलेंगे, फायदा होगा, नंबर 1। नंबर 2, उससे अगर वुमेन्स आप PSL आप कराते हैं, जब पैसे आएंगे, जब प्रोफेशनलिज्म आएगा, जब आपके ऊपर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स रखे जाएंगे, जब आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करोगे, जब आप इंटरनेशनल कोचेज के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करोगे, तो आपकी गेम ही डिफरेंट होगी। हमने पाकिस्तान की टीम को देखा, आप 2016 की वर्ल्ड T20 की टीम देखें और इस साल वर्ल्ड कप की टीम देखें, आप खेलने वाला परफॉर्मेंस से सेपरेट कर दें, आप सिर्फ फिटनेस और फील्डिंग पे ही फोकस कर लें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन चीजों से कितना फर्क पड़ता है। और नंबर 3, जो फाइनेंशियल बात है, कि सना नोज दिस एंड आई नो दिस, आई डोंट नो कि पाकिस्तान में पब्लिक कितना जानती है, बट जो फाइनेंशियल सिचुएशन और जो फाइनेंशियल रिम्यूनरेशन मिलती है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कंपेयर टू से इंडिया की आप बात करें, ऑस्ट्रेलिया में तो अब वो बात कर रहे हैं और टू एन एक्सटेंट कर भी रहे हैं कि इक्वल पे हो मेंस टीम और वुमेन्स टीम दोनों की। इंग्लैंड की आप बात करें तो वन ऑफ द मेजर फर्क जो पाकिस्तान का आ जाता है वो यही है कि आपके एंड ऑफ द डे आप उतने ही प्रोफेशनल होगे जितनी आपकी जेब में पैसा होगा। वो उर्दू की बात है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। एंड दैट इज आई फील लाइक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी जितनी वो फाइनेंशियल उनको सपोर्ट मिलेगी, जितना अगर आपके घर वगैरह चलाने का कोई मसला नहीं है, अगर आपको पैसे का कोई इशू नहीं है, तो आप अपने प्रोफेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हो। एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने मेंस PSL से देखा कि एक जमाना था कि आपकी टीम में जो 11 खेल रहे होते थे सिर्फ उन्हीं का लोगों को पता होता, या उनमें से भी कईयों का नहीं पता होता था। अब आपके
हर पीएसएल टीम में अगर 4 फॉरेनर्स हैं, 7 लोकल प्लेयर्स हैं, 7 × 6 करो, 40-42 प्लेयर्स हैं। उन 40-42 में से एटलीस्ट 30 को सारा पाकिस्तान जानता होता है, एंड दैट इज द थिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प। आपकी डेप्थ ज्यादा होगी और आपकी जो फैंस हैं उनके साथ भी एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एंगेजमेंट होगी। आपके प्लेयर्स जो है ज्यादा मार्केटेबल होंगे। लाइक आई फील लाइक दैट शुड बी लाइक आपकी विमेंस क्रिकेट में प्रोफेशनलिज्म लाने में या जो जी और चीजें करने में, यस 4 डे क्रिकेट होनी चाहिए, बट बिल्कुल वुमेन्स पीएसएल शुड बी अ प्रायोरिटी। बिल्कुल, वुमेन्स पीएसएल शुड बी अ प्रायोरिटी, बट अभी अभी गुड़ डालें या अपने आप को डायबिटिक कंसिडर करें, अभी क्या करें? अभी अगर अब मेरा देखें एज एन एमेचर मैं ये कंसिडर कर सकता हूँ कि छोटा सा एक फॉर्मूला है, आप जितनी क्रिकेट खेल रहे होंगे आप उतना अच्छा इंप्रूव करेंगे, उतनी अच्छी आपकी कॉम्बिनेशन मैच प्रैक्टिस बनेगी। अगर ये वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ ना होती है, क्वालिफाइज ना होती, तो कहाँ थी वुमेन्स क्रिकेट? क्या हो रहा होता हमारे मुल्क? 8 महीने से तो घर पे थे। कुछ 1-2 कैंप्स हुए हैं बीच में। इंग्लैंड की सीरीज़ इंग्लैंड ने आखिरी टाइम कैंसिल कर दी। लड़कों के तो सिर्फ 2 मैच कैंसिल हुए, लड़कियों की वनडे और T20 दोनों सीरीज़ कैंसिल हुई, तो लड़कियों को उसका बड़ा नुकसान हुआ। फिर अच्छा हुआ कि ये सीरीज़ क्वालिफायर से पहले आ गई, जिसमें 2 मैचेस में, एक मैच में तो कोविड की वजह से हमारे 3 प्लेयर्स मौजूद नहीं थी, पर शुक्र है कि 2 मैचेस में उन्होंने खेल लिया, देख लिया कि कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था इस सीरीज़ में, चाहे हार भी गए पर एटलीस्ट क्वालिफायर्स पे जाने से पहले आपको एक समझ आ गई कि कहाँ पे हम वीक हैं, क्या करना है। उसमें कोई ख़ास चेंजेस नहीं आई टीम में, जो कि मुझे अफसोस हुआ, क्योंकि आपके कोई सिवाय एक मुनीबा अली ने जिसने 150 किया, उसके अलावा कोई भी ओपनर 3-4 डिफरेंट ओपनर्स को आपने टेस्ट किया इन 3 मैचों में, कोई भी बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सका। तो नाहिदा खान का हमें पता है कि वो खेल सकती हैं, तो उनको ना यूज़ करना। फिर पावर हिटिंग की बात की हसन ने, आयशा नसीम ने इसी वेस्ट इंडीज़ की टीम के अगेंस्ट बड़ी अच्छी पावर हिटिंग की थी, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट की थी, वो अब मिडिल ऑर्डर से गायब हैं, उनको भी नहीं देखा गया। तो ये चीज़ें हैं कि वो हमने 11 में उनको नहीं देखा। तो इन चीज़ों से लर्न करके हमें क्वालिफायर्स में जाना चाहिए। बांग्लादेश की टीम की बैटिंग ज़रूर वीक है, जिसके साथ हमारा पहला मैच है, बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी है। तो ऑन अ गुड डे हमें देखना होगा कि हमें वो मैच लाजमी जीतना होगा अपनी क्वालिफायर्स की कैंपेन के लिए, क्योंकि फिर आप वर्ल्ड कप, और आज तक हम सारे वर्ल्ड कप्स क्वालिफाई किए हैं। सो ये ज़रूरी है कि ये तो आपका सिर्फ स्टेपिंग स्टोन है, उसके बाद आपने वर्ल्ड कप में अच्छा बस ना, आपको लगता है अब सबसे पहले तो ये परसेप्शन अभी तक चेंज नहीं हो पा रहा कि व्हाई इज दिस ऑलवेज अ सेकेंडरी पार्ट ऑफ आवर डे टू डे क्रिकेटिंग डिस्कशंस? मतलब हमेशा इसको एज अ सेकेंडरी पार्ट क्यों देखा जा रहा है? इट्स वुमेन्स क्रिकेट, इट्स पाकिस्तान क्रिकेट, इट्स बीइंग रन बाय पीसीबी, इसमें सारे सूबों का उतना ही शेयर है, इसका पूरा स्ट्रक्चर है, इसके फाइनेंसेस हैं, इसका हर चीज़ है, तो फिर क्यों अभी तक इसको एज अ सेकेंडरी ऑप्शन हम देखते हैं कि इस पे बात होती है? स्ट्रक्चर तो मैं एग्री नहीं करती कि स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर तो अभी बहुत बनना है। अंडर 19 टीम नहीं है आपकी, पाकिस्तान ए टीम साल में एक दफ़ा बनती है, इकट्ठी खेलती है, चली जाती है, पर ऐसा नहीं है कि वो पूरे साल उन लड़कियों को पता है जी हम ए टीम का हिस्सा है, वही लड़कियां पाकिस्तान में खेलती हैं, अगला मैच वही ए टीम से खेल लेती हैं। ऐसा नहीं होता। आपने अगर ए टीम करना है, आपने अपना पूल को आइडेंटिफाई करना है, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आप उनको प्लेस बाय प्लेस हिसाब से आप रिप्लेसमेंट तैयार करें कि अगर जवेरिया खान इंजर्ड होती हैं या उनको कोविड पॉजिटिव होती है, तो जवेरिया खान की रिप्लेसमेंट आपके पास आनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उनका नंबर कोई पाकिस्तान टीम वाली कोई खेल लेगी और फिर जब वो वापस आएंगी तो फिर वो नीचे चली जाएंगी। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको थोड़ी सी इसके ऊपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। अंडर 19 डेवलपमेंट स्क्वाड्स बनाएं, यूएई भेजें, बांग्लादेश भेजें, डिफरेंट जगहों पे भेजें। इंग्लैंड के लड़के, इंग्लैंड की लड़कियां क्यों यूएई में इतना ज़बरदस्त हो गए, ऑस्ट्रेलिया क्यों इतना ज़बरदस्त हो गए इन कंडीशंस में? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो जब ऑफ सीज़न होता है, जब वो दुनिया में कहीं तस्वीरें खिंचा के नहीं बता रहे होते, बट उनके डेवलपमेंट स्क्वाड आके आईसीसी एकेडमी में और यूएई में आके बांग्लादेश श्रीलंका से क्रिकेट खेलते हैं। हमारे कितने लोग वहाँ जाते हैं और खेलते हैं। बिल्कुल, ये नंबर्स कंसिडर करने की ज़रूरत है। और मुझे पता है कि जब कल मैं सोशल मीडिया पर जाऊँगा या आज शाम को भी हम देखेंगे, तो सवाल आ जाएगा कि व्हाई डजंट सना बिकम हेड ऑफ वुमेन्स क्रिकेट इन पाकिस्तान। तो ये जवाब जो है ये आपको सना देंगी, बट होपफुली ये सारी चीज़ें अगर पीसीबी तक पहुंची हैं तो यू नेवर नो, क्या पता बेहतरी आ जाए और यहीं से आए बेहतरी। बट आपके प्लान्स तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी थॉट आउट हैं। नहीं, अभी तो फिलहाल मेरा प्लान इंशाल्लाह मई में जाके फेयर ब्रेक के लिए हांगकांग में खेलना है। मैं अपनी ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो खुलेआम शेयर करती हूँ, कोई भी इससे फ़ायदा उठा ले। पावर हिटिंग एबिलिटी सना मीर अब जरा फेयर ब्रेक में बनाना चाह रही हैं। ऑन दैट नोट मेरे ख्याल से फुटबॉल की तरफ थोड़ी सी डिस्कशन ले जाते हैं। और हसन भाई, क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बुरा वक्त चल रहा है, या मैं तो समझ रहा था शायद ये सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड तक ही रहेगा? यार बिफोर आई टॉक अबाउट दिस, मैं सिर्फ एक बात ये करना चाहता हूँ कि आपने कहा कि जी वुमेन्स क्रिकेट में वो सिस्टम है, वो
प्रोविंसेस भी हैं, वो सब कुछ है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुसी केड़े पाकिस्तान से रहंदे हो? मैं उसी पाकिस्तान में रहता हूँ जहाँ पे आप 4 टीम्स का कप भी करवाते हैं और आप उसको कहते हैं बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ, बलोचिस्तान में उन मैचेस को सजाते हैं और फिर आप उसमें कमेंटेटर्स बुलाते हैं और फिर आप उसमें ये कहते हैं कि देखें जी हमने वुमेन्स क्रिकेट को इंप्रूव किया है। तो सार्केस्टिकली मैं ये सारी बातें करता हूँ, आप समझा करें इन चीज़ों को। चलें ठीक है। तो कमिंग बैक टू द फुटबॉल, आई डोंट थिंक कि रोनाल्डो का कोई बुरा टाइम चल रहा है या इस तरह की चीज है। पोर्चुगल की एक बहुत स्ट्रांग जनरेशन आ रही है। लुक एट प्लेयर्स लाइक योआ फेलिक्स, बेर्नार्डो सिल्वा, इस तरह के प्लेयर्स आ रहे हैं। इवन आई वुड से कि यू कुड ऐड गाइज लाइक रूबन डियाश वगैरह भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। दे आर ऑल कमिंग थ्रू। पोर्चुगल की एक बड़ी हिस्ट्री रही है प्लेऑफ्स के साथ, और इवन रोनाल्डो की जब पीक भी थी 2014 की बात करें, 2010 की बात करें, पोर्चुगल हमेशा समहाउ प्लेऑफ्स में कर कुरा के, सॉरी क्वालिफायर्स में कर कुरा के एंड में प्लेऑफ्स पे ही जाता है। इफ यू रिमेंबर, आई थिंक 2016 या 2018 के क्वालिफायर से जब ज़्लाटान वर्सेस रोनाल्डो हुआ था, स्वीडन और पोर्चुगल का मैच हुआ था प्लेऑफ्स में, तो पोर्चुगल की एक बड़ी हिस्ट्री रही है और वो एंड में किसी ना किसी तरह से इसी पे आ जाते हैं। दैट वाज द वन मैच दैट आई सॉ। आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा सर्बिया की बड़ी एक स्ट्रांग टीम है। इफ यू लुक एट समबडी लाइक एसएमएस, जो मिलिंकोविच साविच है, एंड मिट्रोविच इजंट ऐसा प्लेयर जो कि प्रीमियर लीग लेवल पे कभी इतना परफॉर्म कर चुका है, बट चैंपियनशिप लेवल या इंटरनेशनल फुटबॉल में जहाँ पे कोई टैक्टिकली मतलब कि इतनी एडवांस नहीं हुई गेम, उस तरह का प्लेयर जो बड़ा सक्सेसफुल होता है। आई वाज़न्ट सरप्राइज्ड कि मिट्रोविच ने लास्ट मिनट में गोल किया, एंड सबसे कम सरप्राइजिंग ये चीज थी कि भाई क्रॉस पे एक हेडर पे गोल था। हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ डेफिनेटली ये रही। बट जैसा कि हसन ने कहा कि एक अच्छी टीम, उनकी कॉम्बिनेशंस बनने जा रहे हैं, तो सना आप क्या कहना चाहेंगी इन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के बारे में, स्पेशली जब हम पोर्चुगल की बात कर रहे हैं जो कि विजिबली भी नज़र आ रहा था बड़े डिस्ट्रेस थे इस हार से। ऑफ कोर्स बड़ा डिसअपॉइंटिंग उनके लिए होगा क्योंकि उनको एक ड्रॉ ही चाहिए था सिर्फ ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन के लिए। तो आई गेस उस पर हार जाना तो ऑब्वियसली सर्बिया को क्रेडिट जाता है, लास्ट मिनट में गोल करना, सुपर सब को लेके आना सही टाइम पे। सो ऑब्वियसली a lot of things working well for Serbia, पर पोर्चुगल के लिए ऑफ कोर्स बड़ा मुश्किल टाइम है बिकॉज काफ़ी टाइम से लग रहा था कि वो ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन कर जाएंगे। उनकी जिस तरह के मैचेस जा रहे थे ऐसा लग नहीं रहा था कि उनको क्वालिफायर्स में जाना पड़ेगा, बट इस मैच की वजह से जो वो ड्रॉ भी नहीं कर सके और हार गए, तो उसकी वजह से अब उनको जाना पड़ेगा अगले फेब में। आई गेस जो फरवरी में जो क्वालिफायर्स है उसमें उनको खेलना पड़ेगा। बिल्कुल। हसन, पोर्चुगल की अगर हम बात करें, आपने कहा कि उनकी टीम कॉम्बिनेशन अच्छी बनने जा रही है, बड़ी ट्रेडिशनल 4-3-3 की फॉर्मेशन से गए, लेकिन जब आप सर्बिया को देखते हैं तो दे वर वेरी कंफर्टेबल विद 3-5-1-1। और फिर अगर आप ऑब्वियसली स्टैट्स पर भी आ जाए, जैसा कि सना ने कहा कि वो लास्ट मिनट गोल हुआ, तो इसके बारे में आप जो प्लानिंग प्रोसेस था उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि पोर्चुगल किस इंटेंट से जा रही थी, कंसिडरिंग कि दे ओनली नीडेड अ ड्रॉ? देखिए, इसमें ऐसी बात है कि एक तो काफी हद तक होमोजेनाइजेशन हो गया दुनिया भर में। मतलब एक ही टीम जो एक सर्टेन टैक्टिक्स है, या 4-3-3 है या 4-4-2 और व्हाटएवर, या 4-2-3-1, आहिस्ता आहिस्ता सब टीमें खेलना शुरू हो गई। लेकिन जब आप, जो मुझे दिलचस्प बात लगती है इंटरनेशनल लेवल पे, वो ये है कि आपका जो हिस्टोरिक आपकी फॉर्मेशन होती है, जिस तरह से आप टीम में खिलाते हो, वो आपकी कंटिन्यू रहती है। तो यू लुक एट समबडी लाइक इटली ने कभी भी, आप जाके वो थोड़े बहुत इनसाइड फॉरवर्ड्स प्रोड्यूस करें, बट दे नेवर, कभी भी उन्होंने कोई विंगर्स नहीं प्रोड्यूस किया, क्योंकि हिस्टोरिकली इटली में हमेशा फॉर्मेशंस जो रही हैं उनमें विड्थ जो है वो फुल बैक्स और विंग बैक्स की प्रोवाइड करते थे, विंगर्स एज सच नहीं होते थे। तो जहां तक सर्बिया की बात है, अगर आप जो फॉर्मर यूगोस्लाविया था उसकी बात करें, तो यू लुक एट क्रोएशिया, यू लुक एट बॉस्निया, यू लुक एट सर्बिया, इनकी जो 3-5-2 है अर्ली 80s से इनमें बड़ी एक कॉमन चीज हो गई थी। और क्रोएशिया का अगर आपको याद हो, 2008 के यूरोज में क्रोएशिया ने इंग्लैंड को बाहर किया था। इंग्लैंड ने इस सेंचुरी में वाहिद टूर्नामेंट है जिसमें वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। 2008 का जो यूरो था वो क्रोएशिया ने उनको हराया था। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि दे वर प्लेइंग अ 3-5-2 विद मॉड्रिच एज द मॉड्रिच हब था उस पूरी टीम का। तो कई दफा जब आप 3-5-2 खेलते हैं, 3-5-2 4-3-3 के अगेंस्ट काफी सक्सेसफुल रहता है, क्योंकि 4-3-3 का फायदा ही ये होता है कि आपके जो दो वाइड प्लेयर्स हैं, जो फ्रंट थ्री में जो वाइड के 3 हैं, वो फुल बैक और सेंटर बैक के दरमियान में जो हाफ स्पेसेस होती हैं उनको अटैक करते हैं। अगर आप बैक 4 खिला रहे हो, अगर आप बैक 3 या बैक 5 खिला रहे हो, तो उस तरह से आप अटैक नहीं कर सकते हो। तो दैट वाज अ वे कि मतलब कि सर्बिया जो है काउंटर अटैक कर सकता है पोर्चुगल को। जहां तक पोर्चुगल की बात है, पोर्चुगल तो आई वुड से कि प्रीटी मच पिछले 15 सालों से 4-3-3 ही खेल रहा है। और पोर्चुगल ऐसा मुल्क है जिसने, मतलब आप फीगो की बात करें, शिमाओ की बात करें, क्वारेस्मा की बात करें, रोनाल्डो की बात करें, अब इस पूरी जनरेशन की बात करें, यू लुक एट समबडी लाइक बर्नार्डो सिल्वा,
पोर्चुगल हमेशा वाइड प्लेयर्स विंगर्स जो है अच्छे प्रोड्यूस करते हैं, तो दे हैव टू प्ले अ 4-3-3, क्योंकि वो 4-3-3 से भी ज्यादा ऐसी फॉर्मेशन शायद खेलने पे आ जाएंगे एक से ज्यादा, तो एक साइड पे तो आप विंगर खिला नहीं सकते। वरना पोर्चुगल का अगर आपको याद हो, नानी भी खेलता था, नानी और रोनाल्डो एक दोनों विंग्स पे होते थे, और तब भी क्वारेजमा जो है वो विंग से ऑफ द बेंच आ रहे होते थे, बिकॉज सबसे ज्यादा उनकी क्वालिटी ही विंगर्स में होती थी। तो ये जो चीज है, पोर्चुगल हैड टू प्ले दैट 4-3-3 एंड सर्बिया हिस्टोरिकली ऑलवेज प्ले विद अ बैक थ्री। तो उस सिचुएशन में इट वाज लाइक कि वो आप मैनेजर्स को या कोचेस को या इस मैच पे बात नहीं कर सकते, जो तारीख का मतलब एक दौड़ थी वो इसी पॉइंट पे मीट करनी थी। एट दिस पॉइंट आके एंड ऑफ द डे अगर मिट्रोविच का वो गोल बचा लेते तो हम ये बात ना कर रहे होते। बिल्कुल। आपने सना सुना होगा 10 विकेट से जब कोई जीतता है तो बड़ी विक्ट्री लगती है, जब कोई टीम 10 गोल्स करती है फिर क्या होता है? फिर जो बेचारी जिस जिस टीम के ऊपर गोल हुआ होता है, आई गेस उसको बड़ा उठाने की जरूरत पड़ती है। ऑफ कोर्स जब एक दुनिया की नंबर 5 टीम दुनिया की आखिरी नंबर की टीम से खेलेगी, इंग्लैंड नंबर 5 पे है और सैन मरीनो जो है वो इस वक्त आखिरी नंबर पे हैं, तो बेचारों को 10 गोल ही पड़ने थे और कैप्टन ने 4 गोल कर दिए। तो आई गेस बड़ा मुश्किल होता है इस तरह की। ऑब्वियसली ये आपके रियलिटी चेक्स होते हैं, जिस तरह हमने वर्ल्ड कप में भी देखा पापुआ न्यू गिनी को खेलते हुए श्रीलंका और बांग्लादेश और इन टीमों से। तो ऑब्वियसली इट्स अ टफ लर्निंग कर्व, बट प्रोफेशनल जब आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो इस तरह की मुश्किलात में से गुजरना पड़ता है। यू विल हैव टू फेस सच मैचेस। बिल्कुल। और हसन, आपने इस मैच को कैसा देखा? और फिर हैरी मैग्वायर ने भी गोल कर लिया तो मेरा स्केप्टिसिज्म तो दोबारा उसी साइड पे चला जाता है, लेकिन ओवरऑल इंग्लैंड वंस अगेन डोमिनेटिंग, जैसा सना ने कहा कि कहाँ इंग्लैंड और फिर सैन मेरिनो बेचारी। देखिए, जहां तक आपने बात की कि मैंने कैसे मैच देखा, मैं मैच नहीं देखा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सैन मरीनो के साथ इंग्लैंड का मैच हो तो यू ऑलरेडी नो के क्या होना है, लाइक उससे आप कुछ सीखोगे नहीं। बट एक जो चीज है, मतलब आप सैन मरीनो की बात करें, लिechtenstein की बात करें, एंडोरा की बात करें, फारो आइलैंड्स की बात करें, ये प्रीटी मच लाइक विपिंग बॉयज होते हैं। यूरोपियन क्वालिफाइंग पे यूरो के लिए क्वालिफाई कर रहे हो, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर रहे हो, इनका हमेशा यही हाल होता है कि 6 मैच है 8 मैच है सारे हारते हैं। बट इसमें भी एक मुझे जो अभी कल रात को बात शुरू हो गई थी, माइकल ओवन ने कहा कि जी 10-0 हो गया, ये क्या, इस तरह की फुटबॉल का क्या फायदा है। हम जब देखते हैं फ्रॉम अ क्रिकेटिंग परस्पेक्टिव या रग्बी को देखो, फुटबॉल में ये मुझे एक खूबसूरती लगती है कि सबको बराबर मौका मिलता है, सबको, मतलब आप जब जा रहे हो एक साथ जा रहे हो इवेंचुअली। बिल्कुल हसन, मैं ठीक है, आपको अनफॉर्चुनेटली इंटरप्ट करूंगा, एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आते हैं, देखते रहिए स्पोर्ट्स 360।